नमस्कार दोस्त, आज हम एक प्रेम पत्र की कहानी लेकर आए। पापा के एक दोस्त की बेटी हमारे यहाँ रहने आई थी। उनकी यहाँ पर एक कंपनी में नौकरी लगी थी और कंपनी वाले उसे क्वार्टर दे तब तक वह हमारे यहाँ रहने वाली थी। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुझे अपना एक कमरा उसके लिए खाली करना था और मम्मी के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि लड़की विधवा थी। मेरे दोनों कमरे बिल्कुल पास पास और एक जैसे ही थे। एक में मैं अपने ऑफिस की फाइल और किताबें वगैरह रखता था, पढ़ने लिखने का सारा काम मैं वहीं करता था, और दूसरा मेरा बेडरूम था। मैं बेडरूम अपने पास ही रहने का निश्चय किया और फाइलें किताबें वगैरह सब वहाँ लाकर एक कमरा खाली कर दिया। अंकिता अगले ही दिन आ गई थी। वह मेरी हम उम्र थी। एक बार उसे देखते ही चेहरा परिचित सा लग रहा था, मानो ये आँखें और बालें कहीं देखे हैं। पर उससे बात करने पर शीघ्र ही मेरा यह भ्रम दूर हो गया, क्योंकि हमारी यह पहली ही मुलाकात थी। अंकिता ने न केवल बहुत जल्दी अपना कमरा जमा लिया, बल्कि हम घर वालों के दिलों में भी अपने लिए जगह बना ली। वह वाकई बहुत संस्कारी और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। बातों ही बातों में मैं जान गया था कि वह व्यावसायिक रूप से भी बहुत कुशल थी। मम्मी को उसका विधवा होते हुए भी रंगीन कपड़े पहनना खल रहा था, लेकिन उनसे बातों बातों में मम्मी के मन की यह फांस भी निकाल दी कि उसने बताया कि पहले वह साड़ी और सूट पहनती थी, पर उनके साथ बिंदी चूड़ी का अभाव तुरंत ही उनके विधवा होने का प्रमाण प्रस्तुत कर जाता है, और न चाहते हुए भी उसे लोगों की आंखों में अपने लिए सहानुभूति और बेलाचारी के भाव देखने पड़ते थे, जो उस जैसी स्वभावमानी युक्ति को कतई गवारा नहीं था। इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहनने आरंभ कर दिए थे। कम उम्र में इतने बड़े अनुभवों से उसे जिंदगी के कई छोटे बड़े सबक सिखाकर परिपक्व बना दिया था। हम उसकी भावनाएं समझते थे, इसलिए घर में कोई भी उसके विगत के घाव नहीं कुदरता था। उसे सम्मान देते देते मैं शायद मन ही मन कहीं उसे चाहने लगा था। मम्मी और अंकिता की नज़रें एक चाहत के भाव पड़ चुकी थी, और इससे अपनी अहमियत भी उसे समय समय पर जाहिर कर देती थी। मसलन अंकिता की मौजूदगी में ही मम्मी मेरी शादी का जिक्र छेड़ देती थी। अब तो घर में बहू आ ही जानी चाहिए, हमारे पास एक से एक रिश्ते आ रहे थे। बेटी, तू ही इसे समझा कि समय रहते उसमें से कोई चुन ले, और हाँ, तेरी जान पहचान में भी कोई कारण के लायक हो तो हमें ज़रूर बताना। अंकिता इस कटु सत्य से परिचित थी कि घर की मालकिन की नज़रों में वह इतनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, मगर उसका वैद्य उसके सर पर ऐसा बदनुमा दाग है कि वे उसे कभी इस घर की बहू नहीं स्वीकार करेगी। इसलिए वह हमेशा मर्यादा की सीमा रेखा में ही बनी रहती थी। मैं चाहकर भी उस सीमा रेखा को लांघने का साहस नहीं कर पाता था। उस दिन मैं ऑफिस के लिए निकलने को ही था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं छाता लेने वापस कमरे की ओर गया तो ध्यान अंकिता के कमरे की ओर चला गया। वह ऑफिस निकल चुकी थी और बालकनी में सुखाए उसके कपड़े भी भीग रहे थे। हम दोनों भले ही कितना भी घुल मिल गए थे, पर एक दूसरे के कमरे में नहीं जाते थे। मेरे पाँव अनायास ही उसके कमरे में से होते हुए उसकी बालकनी पहुंच गई। मैंने फटाफट सारे कपड़े उठा लिए और उसके कमरे में लाकर फैलाने लगा। इस उपक्रम में तकिया हटाया तो उसके नीचे दबे हुए कुछ पन्ने स्वतः ही फटाफट उड़ने लगे। उन्हें सुलझाकर उठाने लगा तो लगा बिजली के नंगे तार से छूट गया हूँ। पास रखी कुर्सी का हत्था न पकड़ लिया होता तो वहीं गिर जाता। वे सारे खत अपने हाथों से लिखे गए थे। एक खत उस लड़की के पास कहाँ से ये तो मुझसे अनुराग ने लिखवाए थे, अपनी होने वाली पत्नी के लिए। अपनी होने वाली पत्नी मतलब अंकिता अनुराग की विधवा है। अनुराग मतलब अनुराग अब इस दुनिया में नहीं है। ओ नो! मैंने कांपते हाथों से खत वापसी तकिए के नीचे दबा दिए।
मैं अपने चकराते सिर को थामे बाहर निकल आया था। घर से ऑफिस तक के रास्ते में विगत का घटनाक्रम तेजी से मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। अनुराग और मैं कॉलेज में अच्छे दोस्त थे। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और ठीक ठाक नंबरों से पास हो जाता था। अंतिम वर्ष की पढ़ाई खत्म होने को ही थी, तभी उसका रिश्ता कहीं पक्का हो गया था। इतनी भी क्या जल्दी थी यार, मैंने उसे छेड़ा था। लड़की के माँ बाप नहीं हैं और फूफा जल्द शादी का निपटाना चाहते हैं, अनुराग ने स्पष्ट किया था। वैसे इतना तो मैं भी मन ही मन अनुमान लगा लिया था कि कोई मजबूरी में ही यह रिश्ता तय हुआ होगा, क्योंकि अनुराग की तो अभी नौकरी भी नहीं लगी थी। एक दिन अनुराग थोड़ा मायूस सा मेरे पास आया था। उसने अपनी मतलब होने वाली पत्नी को प्रभावित करने के लिए एक खूबसूरत सा प्रेम पत्र लिखना था। इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी। मैं फिर उसे छेड़ा था। लड़की अच्छी पढ़ी लिखी और सुंदर है, नौकरी भी लग गई है यार। मुझमें बहुत कॉम्प्लेक्स आ रहा था, कुछ तो मुझमें भी हो जिससे वह मेरी ओर खींचे। उसकी तारीफ में प्रेम रस से परिपूर्ण एक तड़कड़ाता फड़फड़ाता सा खत लिख डाला, जिसमें पढ़ते ही वह मेरे प्रेम सागर में गोते लगाने लगी। मैंने तो उसे देखा तब नहीं, और वैसे भी यह काम मुझे ही करना चाहिए, लेकिन अनुराग इतनी आसानी से मुझे छोड़ने वाला नहीं था। तू मेरा पक्का दोस्त है, मेरी कमजोरियों से वाकिफ है, जानता है पढ़ाई लिखाई में मेरा हाथ वैसे ही तंग है। तू यह काम बखूबी कर सकता है, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ। रही बात उसे देखने की, तो मैंने देखा है, मतलब तू भी देख लिया। मैं तुझे बताऊंगा उसकी आंखें बालें कितने सुंदर हैं। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे दोस्त की कोई भी इमेज बने। अनुराग इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आया तो मैंने घुटने टेक दिए थे। उसके बताए वर्णन के अनुसार एक भावपूर्ण प्रेम रस में पंगा खत लिखकर उसने उसे दे दिया था। इसे कम से कम अपनी हस्तलिपि में तो उतार लेना। मेरा क्या दिमाग खराब है जो इतने मोती जैसे अक्षरों को ठुकराकर अपनी बोगले की टांग जैसी राइटिंग में खत उतार कर भेजूंगा। अनुराग ने खत समेटते हुए अपनी जेब में डाल लिया था। अबे तू मरवाएगा यार, कभी पकड़ा गया तो तेरे साथ मैं भी लपेट में आ जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, और वैसे भी दोस्ती के लिए थोड़ा पीटना भी पड़े तो क्या है। वह हंसता हुआ खत लेकर रफू चक्कर हो गया था, पर थोड़े ही दिनों के बाद फिर हाजिर था, अगला खत लिखवाने की गुजारिश लेकर। मैं साफ मुकर गया था, पर उसके तर्क बड़े अजीब थे। एक खत ने ही जादू कर दिया है, पर उस पर देखा क्या जवाब आया है। उसने होने वाली बीबी का खत मेरे सामने खोलकर रख दिया था, पर मैंने तुरंत नज़रें घुमा ली थी। प्लीज़ यार, मैं यह सब नहीं कर सकता। अच्छा, इसे मत पढ़, मैं तुझे ऐसे ही बता देता हूँ। उसने लिखा है कि वह सच बोलना पसंद करती है, और सच यही है कि अभी तक मुझे लेकर उसके दिल में कोई भावना नहीं थी, पर अब यह खत पढ़ने के बाद उसके दिल में मेरे प्रति प्यार अंगड़ाइयाँ लेने लगा है। लेखन को जारी रखना चाहती है, और मैं उसकी गृहस्थी बसने से पहले ही ना उजाड़ दूँ, ऐसे मिन्नतें करता रहा। मजबूरन मुझे फिर भी उसके लिए पत्र लिखना पड़ा। 4-5 पत्र मजबूरन लिखते हुए मुझे महसूस होने लगा कि अब मैं खुद ही इसमें रुचि लेने लगा हूँ। हर खत के जवाब की शायद उससे ज़्यादा मैं बेचैनी से प्रतीक्षा करने लगा हूँ। मेरी कल्पनाएं में मेरी कविता सागर होने लगी थी, और मैं भाव में डूबता उतराता उसके लिए लिखता चला गया था। कई दिनों तक तो मुझे बहुत खालीपन महसूस होता रहा था। मैंने भी नई नौकरियां ज्वाइन की थी, इसलिए उसकी शादी में भी नहीं
जा पाया और फिर अनुराग भी दूसरे शहर नौकरी करने चला गया था। तो बस पत्रों के साथ ही दोस्ती की सिलसिला थी वही थम गया था। आज मुझे समझ आ गया, पहले कभी न मिलने होने पर भी पहली ही मुलाकात में मुझे अंकिता का चेहरा इतना परिचित और अपना सा लगने लगा था। अंकिता के प्रति मेरी चाहत और भी बढ़ गई थी। वह मुझे उस समय सब कुछ बता देना चाहिए। क्या मम्मी कभी इस रिश्ते के लिए राजी होंगी? मैं अभी इस ओहापोह से निकल भी नहीं पाया था कि सिर पर एक और संकट मंडरा उठा। पापा को हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल में 2 दिन बाद वे चल बसे। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई थी। मम्मी को संभालने के प्रयास में मेरे कंधे स्वतः ही मजबूत होते चले गए और इस प्रक्रिया में कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया अंकिता ने। जिस अपनेपन, समझदारी और जिम्मेदारी से उसने मुझे और मम्मी को संभाला, हम उनके मुरीदे हो गए थे। 20 दिन खत्म होते होते लगभग सभी नात रिश्तेदार रवाना हो चुके थे। अब अंकिता ने बताया कि उसे क्वार्टर मिले 1 सप्ताह हो चुके हैं। अब वह हमें और कष्ट न देकर जाना चाहती है। यह सुनकर मम्मी ने तो एक तरफ से उसके पांव ही पकड़ लिए थे और उसने वहीं रुक जाने की मिन्नतें करने लगी। मैं भी कतराते नज़रों से ही उसे ताक रहा था। अंकिता को पिघलना पड़ा। वह कुछ दिन और रुकने को तैयार हो गई। वक्त के साथ वैद्य को लेकर मम्मी की धारणा बदलती चली गई। अंकिता हर वक्त चट्टान की तरह उनका मनोबल बनाए रखती थी। मम्मी का सिर से मुझ पर शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा था। हाँ, उसके सुर अवश्य कुछ बदल गए थे। तू जिस लड़की को चाहता है उसी से ब्याह कर ले, पर शीघ्र ही कर ले। मैं अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकूंगी। एक दिन मौका पाकर अंकिता ने भी मेरा क्लास ले ली। तुम शादी के लिए हाँ क्यों नहीं करते? आंटी बेचारी कब से इच्छा है। ऐसे बिना जाने पहचाने कैसे किसी के साथ जीवन भर के लिए बंधा जा सकता है? मुझे तो विवाह की यह रीत ही समझ नहीं आती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब अनुराग से रिश्ता तय हुआ। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तुम्हारी तरह ही सोचती थी कि कैसे एक अनजान इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी काटूंगी। फिर पता है क्या हुआ? हमारे बीच खतों का कुछ ऐसा सिलसिला चल निकला कि बिना मिले ही हम एक दूसरे को इतना समझने चाहने लगे जैसे पिछले कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। सच, उसके खत इतने भावपूर्ण और उम्मीद होते थे कि पढ़कर एक नशा सा छाने लगा था। शादी के बाद मैं 1-2 बार उसे छेड़ा भी कि अब वैसे रसपूर्ण खत नहीं लिखता। तुम सामने हो तो किसे लिखूं? वह तुनक कर बोला था। अच्छा, वैसी मीठी बातें बोल ही दिया करो। तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है अंकिता? हर चीज़ कहकर या लिखकर ही बतानी पड़ेगी। प्यार उनके अंतरंग पलों में ही भी बहुत गुस्सा हो उठा तो मैं घबरा गई थी। फिर कभी न उन खतों के बारे में बात करने का साहस नहीं हुआ था। पर सच, आज भी कभी कभी दिल करता है कि कोई वैसे ही प्यार भले खत लिखे। मुझे एकटक खुद को घूरता पाकर अंकिता को एहसास हुआ कि वह क्या बोल गई। आंटी की दवा का टाइम हो गया है। वह वहाँ से खिसक ली थी। 2 दिन बाद ही अंकिता की ऑफिस टेबल पर एक व्यक्तिगत पत्र पड़ा था। पत्र खत करते करते उसके पसीने छूट गए थे। उसने इधर उधर चोरों जैसे नज़रों से देखा। कमरे में अनुराग का भूत तो नहीं है? पत्र की तारीफ चेक की। कहीं 3 साल पहले का खत डाक विभाग की मेहरबानी से अब मिला हो। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वही प्रेम में पन्ने मोती जैसे हस्तलिपि में
उनके अक्षरों मानो उन्हीं प्रेम पत्रों की श्रृंखला की अगली कड़ी हो। अचानक अंकिता के दिमाग में बिजली सी क्रोधी। उसने घड़ी देखी, अनुराग अभी तक घर नहीं आया होगा। उसने तेजी से अपनी फाइलें और पत्र समेटे और घर की ओर दौड़ पड़ी। अपने कमरे में जाकर उसने पहले अनुराग के पत्र बटोरे, फिर आज मिले उस गुमनाम खत से उनका मिलान करते हुए वह प्रेम की स्टडी टेबल पर जा पहुंची और वहां रखे कागज को उलटने पलटने लगी। वहां तुम्हारा शक सही है अंकिता, पहले वह खत भी मैं ही लिखे थे और यह आज वाला खत भी मैंने लिखा है। अपने कमरे में पहुंचकर मैं निढाल सा कुर्सी पर पसर गया था और विगत का सारा सच उसके सम्मुख बयान कर दिया था। उस बारिश वाले दिन तुम्हारा कमरे में एक खत पाकर मैं भी हैरान रह गया था। तुमसे बात करके तभी सब कुछ बता देना चाहता था, पर तभी पापा का तबीयत और फिर सब कुछ मुझे रुकना पड़ा क्योंकि सामने अंकिता फपक फपक कर रो रही थी। तुम्हें मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं था। वह बिलख उठी थी। मानता हूँ मुझसे गलती हुई, जो सज़ा देना चाहो दे सकती हो। मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूँ। चाहो तो सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे खत लिखने की सज़ा दे सकती हूँ। मैं खुशी खुशी भुगतने को तैयार हूँ। बोलो, यह हक दोगी मुझे? एकाएक अंकिता की रुलाई थम गई थी। अब उसकी नज़रें मानो मेरे चेहरे पर एकटक जम सी गई थी। शायद अब तक पत्रों में उफनाता प्यार का समंदर उसे मेरी आंखों में भी लहराता नजर आने लगा था। अंकिता के चेहरों पर उभर रही थी हाय की लाली से प्रेम को जवाब मिल गया था। थैंक यू दोस्त, अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।